अब बात आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आने वाली और प्रॉपर्टीज है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ठीक है। अब दो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी मेटालिक बॉन्डिंग से लिंक करती है। अगर मेटालिक बॉन्डिंग से लिंक करते हैं ये प्रॉपर्टीज को, तो दीज प्रॉपर्टीज मस्ट आल्सो बी लिंक टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें पता है मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होती है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटालिक बॉन्डिंग वाज, जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा। ठीक है। और मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो हार्डनेस ज्यादा एटसेट्रा। तो मेल्टिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन क्या होता है? जब किसी को तोड़कर एटम बनाया जाए, वो भी मेटालिक बॉन्डिंग पे ही डिपेंड करेगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो या मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग इस पे डिपेंड करती है, मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब बात ये आती है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उनके अंदर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? किसी भी मेटल को सबलाइन कर देना, उसमें जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम चेकिंग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयरन, तो आयरन सॉलिड टू आयरन गैस करने में जितनी एनर्जी लगेगी, दैट विल बी माय एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अब बात आ रही है कि ये कैसे वेरी करता है। तो अब द थिंग इज, एक चीज जो हमने यहाँ पर डी ब्लॉक में अलग है एस और पी ब्लॉक से। हमें पता है एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में ग्रुप में सिमिलैरिटीज होती है। ग्रुप में सिमिलैरिटीज होना मतलब डाउन द ग्रुप सिमिलैरिटीज होती है। डाउन द ग्रुप एक जैसा होता है। पर पर यहाँ पर देर इज हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज मतलब लेफ्ट टू राइट सिमिलैरिटी होती है। तो जो 3D सीरीज है वो एक जैसी है, 4D सीरीज एक जैसी है, 5D सीरीज एक जैसी है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में देर आर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। तो ये बात अलग है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज का मतलब है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, iron, cobalt, nickel, and then we have copper, zinc, है ना? तो ये आपस में सिमिलर है, ये सारे के सारे सिमिलर है। तो ये चीज याद रखनी है। तो अब बात ये आ रही है, हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ डज मेल्टिंग पॉइंट, हाउ डज बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैसे वेरी करती है। तो ये कैसे वेरी करती है उसको देखना हमें अक्रॉस द पीरियड है। दैट मींस एक पीरियड में देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसको देखने के लिए व्हाट वी विल डू, देखो सबसे पहले स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम विल हैव D1 कॉन्फ़िगरेशन, 21 एटॉमिक नंबर ये और 30 है। तो स्कैंडियम के अंदर देयर विल बी D1, वेनेडियम विल बी D2 एंड सो ऑन। मैंगनीज विल बी D5, आयरन विल बी D6, ऐसे जिंक विल बी D10। ठीक है। तो अब बात यह आ रही है which one will have highest melting point, which one will have highest boiling point। तो देखो अब हमें पता है डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्सेस हैं। तो unpaired electron, how many unpaired electron, how many maximum unpaired electron can be there in these 5 orbitals of d? d के 5 ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? वेरी गुड हर्षिता। यस हर्ष करेक्ट, जपजी करेक्ट, भव्या करेक्ट, जसविंदर करेक्ट,
कश्वी करेक्ट, ठीक है, करेक्ट निशा। थिंग इज यहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5, है ना। तो दैट मीन्स मैक्सिमम unpaired electron are there in D5 configuration, ठीक है, leading to maximum melting point and boiling point and enthalpy of atomization. तो इस हिसाब से मैंगनीज should have been the highest boiling, highest melting element, but don't forget there is chromium also, or chromium is also in the configuration of D5, and in fact chromium के पास S में भी unpaired electron होता है, S1, ठीक है। यस, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटालिक बॉन्डिंग से देखी जाती है, तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो इसीलिए हम देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज ज्यादा। तो क्रोमियम आल्सो हैज D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आयरन की बात करेंगे तो उसमें D6, फिर कोबाल्ट में D7 हो जाएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे कम। तो अब होता क्या है, विच वन हैज द हाईएस्ट melting point, boiling point? It is chromium. Chromium has the highest melting point, boiling point because उसकी D5 configuration है, S में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, and manganese is an exception इस टेबल में। उसका एक्सेप्शन का रूल्स हमें नहीं दे रखे कि why it is an exception and it is there in higher classes, we do not need to study. The thing is हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मैंगनीज को हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिखाने के लिए, but it does not show. So maximum boiling point, melting point of these elements rise to a maximum at D5, but there is anomalous behavior of manganese, technetium, and as their atomic number increases, this is their atomic and उसके बाद it falls regularly. तो क्या कह रहे हैं, अगर melting point, boiling point का order देखें तो ये maximum पे जाएगा एक बार और फिर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन वाइज पहले D1 से D2 ज्यादा, D2 से D3 ज्यादा, D4 D5, फिर D6 D7 D8। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करें तो D1 D2 D3, ठीक है, D4 और फिर D5 D6, मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए D5 पे, फिर D6 से कम होना चाहिए। तो फर्स्ट देयर शुड बी एन इंक्रीज, देन देयर शुड बी अ डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, और क्रोमियम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट लेके आता है, और मैंगनीज इज शोइंग अनोमलस या एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पे, और मैंगनीज का बॉइलिंग पॉइंट और जो enthalpy of atomization होगी, it will be minimum इस केस में। तो यहाँ पे ये याद रखना है, manganese is different from other elements यहाँ पर, and it shows anomalous behavior, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ समझ में आया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये वाली ग्राफ क्लियर है सबको, यस और नो? ठीक है, तो ये 3D का ग्राफ है, ऐसे ये 4D और 5D के ग्राफ्स हैं। तो अब इस केस में सब में देखोगे तुम, यहाँ पे टंगस्टन पे मैक्सिमम है, फिर नीचे कम हो रहा है। तो दो ऐसे एलिमेंट है जो एनॉमलस बिहेवियर दिखा रहे हैं, वन इज टेक्नीशियम एंड वन इज मैंगनीज। D5 पे उनकी अच्छा खासा होना चाहिए था उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट दे शो एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। अब बात आ रही है कि हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी मैक्सिमा मिडल में अकर करेगा, मिडल में अकर करेगा, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी मैक्सिमम होगी इन द मिडल,
ठीक है, एंड बिकॉज इट विल बी रिप्रेजेंटिंग, बीच में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा इन वन ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद मेटल्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज have greater enthalpy of atomization than the corresponding elements of the first series. This is an important factor accounting for the occurrence of much more frequent metallic bonding in compounds of heavy transition metals. तो क्या कह रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड सीरीज में जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एटमाइजेशन है वो ज्यादा होता है देन दी फर्स्ट सीरीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है। तो तुम अगर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये फर्स्ट सीरीज है, ये 3D सीरीज है, तो 3D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट कम है 3D का, 4D का ज्यादा है और 5D का और ज्यादा है। तो होता ये है, जैसे जैसे मेटल्स एक सीरीज से दूसरी सीरीज में जाते हैं, तो जितने हैवी होते जाते हैं मेटल्स, उतना फ्रीक्वेंट होती जाती है मेटालिक बॉन्डिंग। तो heavier the transition metals, heavier metals show more frequent metallic bonding, ज्यादा frequent bonding दिखाते हैं। heavier metals show more frequent metallic bonding। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब ये है कि उनमें मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा है। फ्रीक्वेंट वर्ड यूज करना नहीं चाहिए था, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बस। तो फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार या फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखाते हैं, बट यहाँ पे होना चाहिए था दे शो मोर मेटालिक बॉन्डिंग, बट स्टिल वी आर गोइंग विद द वर्ड बिकॉज़ एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो ये हैवी ट्रांजिशन मेटल की बात हो गई। तो ये बात क्लियर है कि ये ग्राफ सबसे नीचे क्यों है और 4D का ऊपर और 5D का सबसे ऊपर क्यों है? फ्रीक्वेंट का मतलब है कि 3D से ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग 4D में है, क्योंकि हम दो सीरीज को कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन द फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट से ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग सेकंड सीरीज में, सेकंड से ज्यादा है थर्ड में, ये कंपेयर करें। ठीक है, ओके देन अब आता है एक मेन टॉपिक, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो देखो जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, व्हेन वी गो अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, तो वी नो देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रेडियस विद द एटॉमिक नंबर। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। देखो व्हेन वी increase the atomic नंबर, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, ये तो हमें वैसे भी पता है, ये चैप्टर 3 की नॉलेज जो थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उससे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो वी कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। सो वी कैन से नंबर ऑफ या फिर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज, एटॉमिक साइज न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो एटॉमिक साइज छोटा होगा। अगर न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा तो साइज छोटा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? छोटा। दैट इज व्हाई निकल के साथ जैसे अक्रॉस द पीरियड जाते जाते देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन द साइज। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि
when new electron enters the d orbital, nuclear charge increases. Nuclear charge increase हो रहा है यानी number of proton electron increase हो रहे हैं. The shielding effect of a d electron is not that effective. Hence, the net effective nuclear charge increases, and the outermost electron का से attraction बढ़ जाता है, and ionic rate is also decreasing. ठीक है. ठीक है. अब तो व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए तुम्हें एक 11th का कंसेप्ट याद करना पड़ेगा. You will have to revise a concept from 11, and this concept is called the shielding effect or the screening effect. ठीक है. तो हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं व्हाट इज शील्डिंग एंड व्हाट इज स्क्रीनिंग. एक ही बात है. व्हाट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा देखो, suppose this is the nucleus. ठीक है. न्यूक्लियस के आसपास we have shells, और this is the first shell. Okay. Then we have the first. This is the second shell. Okay. We have a nucleus, and we have ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. तो हम देखना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट करता है टू दी हाउ मच डज द न्यूक्लियस अट्रैक्ट दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो देखो न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. तो दिस इज द अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज इज अट्रैक्टिव फोर्स. देखो क्या क्या टर्म्स आ रही हैं, हम टर्म्स को समझते हैं. फर्स्ट टर्म इज न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज इज द अट्रैक्टिव फोर्स, attraction experienced by valence electron due to protons in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव है. तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज द अट्रैक्शन फेज बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है. तो न्यूक्लियर चार्ज तुम्हें क्लियर है व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, यस और नो. ठीक है. देन सेकंड टर्म इज शील्डिंग. तो शील्डिंग समझेंगे जब हम ये देखें कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव,
इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होते हैं. दैट मींस देयर मस्ट बी अ repulsive force between the inner shell electron and the outer shell electron, right? देखो, inner shell electron, this is called shielding or screening. ठीक है, shielding is the repulsive force. ठीक है, तो क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, तो अंदर वाले नेगेटिव वाले बाहर वाले नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल, राइट? तो व्हाट इज शील्डिंग? शील्डिंग इज द repulsion faced by the outer electrons due to inner shell electrons. Outer shell electrons को जो repulsion होती है due to inner shell electrons, that is called the shielding. ठीक है, तो अब एक और टर्म आती है, ये क्लियर है शील्डिंग क्या है, यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा या शील्डिंग? इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इस शेल में बैठे हैं, इस शेल में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा या शील्डिंग? विच वन विल बी ग्रेटर? द थिंग इज, ये इलेक्ट्रॉन यहीं बैठे हैं, दैट मींस अट्रैक्शन ज्यादा होगी और रिपल्शन कम होगी, राइट? So that means nuclear charge should be greater and shielding will be less for an electron that is sitting in the nucleus, that अगर sitting in the shell, अगर वो शेल में, अगर उसका शील्डिंग ज्यादा नहीं होती, शील्डिंग ज्यादा होती तो वो शेल में बैठते ही क्यों, अगर उसको रिपल्शन ज्यादा लग रही होती? तो इसको हम बोलते हैं, अब हम निकालना चाहिए तो कि फाइनल अट्रैक्शन क्या है, उसको नाम दिया जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्टिव फोर्स है माइनस दी शील्डिंग. न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग. सपोज न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है 5 यूनिट और शील्डिंग लग रही है 2 यूनिट. ठीक है, तो 5 यूनिट अट्रैक्टिव फोर्स है और 2 यूनिट रिपल्सिव फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स इज 5 यूनिट माइनस 2 यूनिट, नेट फोर्स कितना आया? 3 यूनिट. ठीक है, तो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द नेट अट्रैक्शन faced by the experienced by the वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नेट अट्रैक्शन है, जो फाइनल अट्रैक्शन है जो वो फेस करेगा शील्डिंग को हटा के, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां तक ये कंसेप्ट तुम्हें लगता है क्लियर है, यस और नो? ओके, ठीक है. जसविंदर क्लियर? निशा, कशिश, वंश, ठीक है.
तो अब अगर हम बात करें व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बट स्टिल आई विल ट्राई। तो लेट अस सी, पहली बात ये देखो, इस ग्राफ को देखो, ये 3D की लाइन है, 3D का रेडियस, ये रेडियस है, ऊपर रेडियस बढ़ रहा है, देखो 3D का रेडियस की लाइन ये रही, ठीक है। देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस कम हो रहा है, दिस इज, ये तो हमें पता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ इस ग्राफ की शेप ऐसे क्यों है, ये बात क्लियर है, ये ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज ग्रेटेस्ट साइड से लोएस्ट साइड की साइड पे जा रहा है, यस और नो। बट दिस इज नॉट रेगुलर, इतना रेगुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है कॉपर जिंक में, बट एक एवरेज लेके चले तो द साइज इज डिक्रीजिंग एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखो ये है 3D का साइज, ये थर्ड सीरीज का साइज है, और तुम्हें पता है 3D और 4D में से थर्ड शेल के बाद फोर्थ शेल का साइज बड़ा होगा, तो दैट इज व्हाई फोर्थ शेल का साइज बड़ा है। ये ब्लू वाली जो लाइन है इट इज शोइंग कि थर्ड शेल से फोर्थ शेल 4D शेल में 4D सीरीज में साइज बड़ा है, तो ये 3D थी, 3D इज ग्रीन, 4D इज ब्लू एंड 5D इज रेड। तो तुम देख सकते हो 3D से 4D काफी बड़ा है, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन देम, ठीक है। पर तुम 4D और 5D में देखो तो 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम है, राइट, यस और नो। 4D और 5D में ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना 3D और 4D की साइज में डिफरेंस है, ये बात दिखाई दे रही है तो टाइप यस, समझ आ रही है तो टाइप यस। तो अब हमारे दिमाग में बात आ रही है, वाई इज साइज, वाई इज एटॉमिक साइज ऑफ 4D almost same with 5D series। 4D और 5D सीरीज में साइज सिमिलर क्यों है, मतलब 3D 4D के बीच कैसे अलग, तुम 4D 5D पूछ रहे हो तनीषा या 3D और 4D पूछ रहे हो, 3D और 4D में साइज क्यों चेंज हुआ ये पूछ रहे हो। हाँ एलिमेंट्स में होगा, हाँ करेक्ट। तो 3D के एलिमेंट्स का जो साइज है उससे काफी बड़ा 4D के एलिमेंट्स का साइज है, पर 4D के एलिमेंट्स के साइज से 5D के एलिमेंट्स का साइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ होल सीरीज मतलब जो D1 है उसको D1 से कंपेयर कर रहे हैं, जो D2 है वो D2 से कंपेयर कर रहे हैं, जो D3 है वो D3 से कंपेयर कर रहे हैं, इट्स लाइक दैट। हम ये जो ट्राइंगल स्क्वायर और सर्कल बना है ये तीनों D2 है, ये D2 है, ऐसे ये D3 हो गए, D4 हो गए, तो हम एलिमेंट्स का साइज ही देख रहे हैं, ठीक है। अब जो 3D और 4D और 5D के एलिमेंट्स का साइज वर्चुअली सेम है, तो द थिंग इज द रेडिया ऑफ द थर्ड सीरीज दैट इज द 5D सीरीज इज वर्चुअली द सेम एज द कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेकंड सीरीज। तो व्हाई इज इट, ऐसा कैसे हो गया, तो इसके लिए यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन when you are trying to understand this। Suppose let us take the case of titanium, zirconium and vanadium,
हम इन 3 एलिमेंट्स को उठा लेते हैं, टाइटेनियम, जिंक्रोनियम और हैफनियम। ठीक है, तो देखो दिमाग लगाओगे ना तो तुम कॉन्फ़िगरेशन बिना देखे कर सकते हो, यू डोंट हैव टू डू इट एनीथिंग। तुम्हें बस ये बताना चाहिए टाइटेनियम, जिंक्रोनियम और हैफनियम तीनों एक साथ आते हैं। तुम्हें ये पता होगा स्कैंडियम, पहली सीरीज तुमने लर्न करनी थी, तो स्कैंडियम D1 है 21, तो टाइटेनियम D2 होगा, यस और नो? तुम ये बता सकते हो कि टाइटेनियम D2 है, यस और नो? ठीक है, तो अगर टाइटेनियम D2 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s2 3d2, एम आई करेक्ट? ठीक है, तो मुझे टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो क्या मैं जिंक्रोनियम हैफ्नियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ बड़े आसानी से। यू जस्ट हैव टू चेंज द नोबल गैस, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन और हैफ्नियम के लिए क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन। वी नो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है, अच्छा अगर ये 4s है तो ये आ जाएगा 5s2 और ये आ जाएगा 6s2। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब अगर n5 है तो हमारे फॉर्मूले में n-2 बाद में आता है ना, n-2 इज 3f, 3f तो एग्जिस्ट करता नहीं, n-1 इज 4d, तो 4d एग्जिस्ट करता है, इट विल बी 4d2। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हैफ्नियम की कॉन्फ़िगरेशन में n6 है, n-2 होता है 4f, तो यहाँ पे 4f आएगा, 4f में पूरे फिल करोगे 14 और फिर वापस से वो हो जाएगा 5d में 2। So this is the configuration of zinc and this is the configuration of hafnium. ये configuration मैंने कैसे करी, ये बात तुम्हें समझ आ गई, yes or no? देखो बाकी बच्चे configuration नहीं कर पाएंगे, they will just learn the answer and they will just spit it out in exam. But क्योंकि ये चीजें configuration करना तभी possible है जब तुम्हारी concept clear हो। तो if you write the configuration along with your answer, there is no way कि एग्जाम में मार्क्स काट पाएगा, उसे लगेगा इसको configuration कैसे याद है। ठीक है, तो you have to be pro. The thing is, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो 6s2 है ना, 6s2 से 4f कैसे आ गया, ये डाउट आ सकता है तुम्हें। तो देखो 6s2 तुम्हें याद है, ये फॉर्मूला है ns2, ns1 to 2, n-2 f 1 to 14, n-1 d 1 to 10, np 1 to 6। तो अगर n 6 है तो 6 minus 2 4f will exist, 4f will fill and then n-1 d that is 5d will start। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि जिंक्रोनियम और देखो टाइटेनियम से बड़ा साइज है जिंक्रोनियम का, पर जब 4f आया तो साइज इतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ठीक है, हमने बोला था 3D सीरीज से फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज के साइज में तो डिफरेंस है, पर सेकेंड और थर्ड में साइज का डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा क्या हुआ सेकेंड और थर्ड के बीच में कि उनका साइज इतना इंक्रीज नहीं हुआ? यस करेक्ट हर्ष, तो इसका रीजन क्या होना चाहिए? तो यहां पर समझते हैं, पहली बात तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 4D और 5D के बीच में एक 4f आ गया, तो ये f ही काम खराब कर रहा है ना। तो हमें पहले ये चीज हिंदी में समझनी है, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में समझेंगे तो जाके दिमाग में बैठेगी। द थिंग इज क्वेश्चन में 4f के आने से सेकंड और थर्ड सीरीज का ऑलमोस्ट सेम
साइज है। पर क्यों? तो ये बात समझ में आई। सेकेंड और थर्ड सीरीज का साइज सेम है बिकॉज 4f हैज अपीयर्ड, है ना। तो पर अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें ये बात तो क्लियर है कि ये चीज 4f की वजह से हो रही है? टाइप यस और नो। ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम डील करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। अरे चलो जितना कर सकते हैं अभी कर लेते हैं। देखो 4f इसको समझने के लिए वी विल हैव टू गो बैक एट द शील्डिंग। शील्डिंग करने में एस ऑर्बिटल सबसे अच्छा होता है, पी ऑर्बिटल थोड़ा सा बुरा होता है, डी ऑर्बिटल और भी बुरा होता है, और एफ ऑर्बिटल बहुत ही बुरा होता है। एफ की शेप हम बनाते नहीं, बट द थिंग इज एफ और भी बुरा होगा। तो एस, पी, डी और एफ में से अगर हम बात करें शील्डिंग सबसे अच्छी कौन दिखाता है? शील्डिंग करने में सबसे अच्छा एस, देन पी, देन डी, देन एफ। एंड इनफैक्ट डी एंड एफ शोज पुअर शील्डिंग। ये होमवर्क करने में नालायक है। दीज आर वेरी नालायक इन शील्डिंग। तो दीज आर कॉल्ड पुअर, दे शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर नहीं पाते अच्छे से। तो अब द थिंग इज जो भी हो रहा है दैट इज जो एफ की वजह से हो रहा है, एफ के आने से वो शील्डिंग की वजह से हो रहा है। अब शील्डिंग की वजह से होता क्या है? अगर शील्डिंग पुअर हो, अगर शील्डिंग पुअर हो, यू टेल मी इफ शील्डिंग इज पुअर देन व्हाट हैपेंस टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? अगर शील्डिंग कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी से चैट पे लिखो। वी हैव लेस देन 1 मिनट इन दिस मीटिंग। अगर शील्डिंग कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज